critical in a large and diverse plural democracy like India. India is a continent by itself and a nation with an ancient civilization. It will have multiple voices, but it is good to synthesize it in one place where there are rational discussions, passionate, all right, but rational discussions and less noise, and we discuss more important things and not just the day's outrage. We have, of course, we have Doordarshan, which is also a public broadcaster. But at the core of democracy are the two houses, which represent the people and who are directly are the voice of the people. And I'm glad that we are going to do. I hope that this TV actually goes. Same thing. I echo what Sopan said, that it should not just be about what happens in Parliament. It's about what happens in the wider democratic world, in democratic parts of the world, and also the undemocratic parts of the world, so that it serves as a lesson to us how precious our age-old democracy is. I laud the Prime Minister for saying one simple thing. We tend to think of the US as the world's oldest democracy, which is true. In its current constitutional form, it is the oldest. But in terms of the spirit of democracy, we've been plural for a very, very, very long time. Even Amartya Sen talks about the argumentative Indian. Argumentation is the core of democracy, and we have been one long, long before 1947. And I hope Sansad TV reflects that spirit, the spirit of unity and diversity. And I hope Sansad TV goes from success to success. All the best. Thanks very much, sir. And we hope that, the responsibility that has been given to us, we will be able to shoulder that, provide meaningful and wider perspective to the people of India. जी बिल्कुल टीना, अगर कंचन गुप्ता जी मैं आपसे समझना चाहूँ, चूँकि आज संसद टीवी के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने एक तरह से मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में कैसी हो, इसकी ओर भी उन्होंने इशारा किया है। कंटेंट की बात आई, संसद टीवी के जरिए, संसद के जरिए कंटेंट और कनेक्टिविटी, आम जनता से कनेक्टिविटी की बात जो आई, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले संसद टीवी को मेरी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आगे चल के आप लोग और अच्छा काम करेंगे। देखिए, पॉपुलर मीडिया जो है वो उसकी तुलना एक ऐसे संस्थान जो संसद टीवी के साथ तुलना करना ये गलत है। पॉपुलर मीडिया अपने रास्ते पर चलेगी, वो जो सही समझे वो करने दीजिए। लेकिन संसद टीवी का एक उद्देश्य जो स्वपन ने भी कहा और जगी ने भी बोला उसको, कि लोगों को कैसे हम एडुकेट कर पाए। जी, ये लोग वोट तो डालते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो जिनको पता होता है कि संसद में काम कैसे होता है। कोई अगर कानून लाया जा रहा है, कानून कैसे पास होता है, उसमें अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, या स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं, कंसल्टेटिव कमिटीज हैं, उनका काम क्या है, उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उनका क्या महत्व है, और ये लोकसभा का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या दायरा है, राज्यसभा का क्या है। ये लोगों तक ये बात पहुंचाना, लोगों को शिक्षित करना कि आप अपने चुने हुए सांसद से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी, और क्या करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि वो उतना नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सांसद टीवी से सीखिए और जाकर उनसे बात कीजिए। संसद टीवी अब तक लोकसभा राज्यसभा जब तक चला उसमें कई प्रकार के प्रोग्राम आते थे, लेकिन मुझे लगता है ये जो बहस की बात आती है कि कोई एक बात बोले, दूसरा दूसरी बात बोले, इससे लोग गुमराह भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस केवल सरकार की बात बोलें, लेकिन जो इन्फॉर्म करना और एडुकेट करना जी, ये दोनों अलग चीजें हैं। और मुझे लगता है संसद टीवी का प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो पहला होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, कनेक्ट करना। संसद और लोग दोनों के बीच में जो एक ब्रिज है, वो है, सेतु है, वो है संसद टीवी। तो इसको कैसे आप
कामयाब करेंगे, इसको कैसे आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है इसमें बहुत स्कोप है, और संसद में जो काम होता है वो अखबार में क्या छपता है, प्राइम टाइम में क्या खबर आती है, फिर से हल्ला, फिर से बंद, काम नहीं हुआ, लोकसभा नहीं चला, बस उतना खबर देना काफी नहीं है। काम बहुत होता है, ढेर सारे बिल पास होते हैं, ढेर सारे बिल इंट्रोड्यूस होता है, कमिटीज की रिपोर्ट्स आती हैं, और उसके बारे में कोई नहीं बात करता है। तो उसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए, खबर पहुंचनी चाहिए। जी स्वप्ना जी, आप कैसे देखते हैं कंटेंट के इस विषय को? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया कि मीडिया कंटेंट के जरिए आम जनता से जुड़े, और कंटेंट की बात जब आती है तो वो संसद में भी आती है। I think there are two aspects which I would like to highlight. The first one is the parliamentary work. We have the direct telecast of the parliament when it is in session. But as Kanchan rightly pointed out, there are lots of other work which parliament does, particularly the committee work, the reports, the preparation of the bills, the contents of the bills. These are issues which don't get adequate reflection in the normal media. आपको बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ये कमिटी क्यों बैठा है, उसका जो रिपोर्ट दिया है, उसका जो रिपोर्ट पे बहुत मेहनत करके लोग रिपोर्ट देते हैं. These have to be highlighted. That's first, I think, much more detailed coverage of the entire parliamentary process. Second, जो देखना है कि news is highly skewed. जो national news हम कहते हैं, they tend to be rather Delhi centric. और जो रीजनल न्यूज होता है, दे डोंट लुक बियॉन्ड देयर स्टेट. तो वी नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर बाय बोथ नेशनल एंड रीजनल न्यूज इज एबल टू बी डिसेमिनेटेड इन अ प्रॉपर सॉर्ट ऑफ वे. जी, अब दिल्ली में बैठ के अब तमिलनाडु में क्या हो रहा है, मोस्ट पीपल आर अनअवेयर ऑफ. और तमिल चैनल्स में दिखा रहे हैं, लेकिन नेशनल चैनल्स में वो कभी कभी कुछ, इफ समथिंग एक्सप्लोसिव हैपेंस ओनली देन डज इट कम अबाउट. इन द नॉर्मल केस, हाउ इज इट डूइंग दिस? आई बिलीव दैट अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच टू व्हाट इज कॉल्ड ऑल इंडिया में खबर क्या है. And since all three of you have spoken about the need to provide our viewers with meaningful content, let me inform our viewers as well and all our distinguished panelists that we have a wide range of programs which will showcase to viewers not just the functioning of Parliament, which happens through the live proceedings, but also different reports of standing committee meetings, the important bills that are tabled and cleared by Parliament. So what do the experts say on those legislations? What are the kind of impact that they have on people, on society? Also in assemblies, what kind of bills are passed, the impact that they have on society and nationally as well. There are multiple issues, wonderful debates that take place in state assemblies and a global perspective as well. So all of that you will get to see on Sansad TV starting today. The Sansad television has been launched today, and from now on, a wide variety of content will be available to our viewers. मुझे बताया गया है कि संसद टीवी की टीम ने इस दिशा में कई प्रोग्राम प्लान भी किए हैं. ये प्रोग्राम्स अमृत महोत्सव की भावना को जन जन तक पहुंचाने में काफी मदद करेंगे. साथियों, आप सब कम्युनिकेशन फील्ड के क्रिएटिव लोग हैं. आप लोग अक्सर कहते हैं कि कंटेंट इज किंग. मैं आप लोगों से अपने अनुभव की एक और बात कहना चाहता हूं. मेरा अनुभव है कि कंटेंट इज कनेक्ट. यानी जब आपके पास बेहतर कनेक्ट होगा, बेहतर कंटेंट होगा, तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते जाते हैं. ये बात जितनी मीडिया पर लागू होती है, उतनी ही हमारी संसदीय व्यवस्था पर भी लागू होती है.
Mr. Jagannathan, coming to you with a very important aspect that the Prime Minister spoke about, that India is the mother of democracy. You know, I recall even while laying the foundation stone of the new Parliament building back in December last year, the Prime Minister had cited historical evidence that, you know, democratic values have existed in our culture right back to the 10th century Chola Empire, even to the 12th century. He mentioned Lord Basaveshwara's Anubhava Mantap, and he said, democracy for us is not a system. It is a way of life. It is our culture. In this 75th year of our independence, where we are, you know, looking to fulfill our aspirations, what does this kind of assertion mean for Indians? What kind of confidence does it instill in us? One thing is clear, that democracy is in our DNA and it has been there for a very, very long time, long before 1947. So the PM was right to say that. What I would like to add at this point is democracy has now become more than just a one-way broadcast, or from top to down, or from experts to the people, whatever it is. Democracy has become both from top to down, sideways. There is a multi-layered communication happening from both leaders to followers, from followers to leaders, and from people sideways. This is because democracy is no longer a top-down affair. It is now highly, even more democratized with the arrival of social media. People have multiple platforms on which anybody today can effectively become a journalist, even if it's a third-rate journalist. So the point is, I think somewhere all these various ideas and thoughts that come to you from multiple sources and not just from Parliament, I think you must find a way to sensibly integrate what are people really thinking across platforms, and so that you actually have a very dynamic democracy compared to just a broadcast-based democracy. I think you need to have conversations, and those conversations are happening at multiple levels through multiple media. I mean, today even many channels use social media only to say what is their program. They don't really talk, or they take up some outrage on Twitter or some other social media platform and make it their news. But the point is, we need to distill what is sensible in the conversations happening in multiple media platforms and bring it to the people, so that it's a two-way communication effort and not only a one-way broadcast, which has been the traditional approach to TV and other things. So I hope Sansad actually talks not only to the lawmakers, but the people for whom the law is made, and see what are the kinds of conversation they have. You can bring up an idea into an agenda, regardless of whether our legislators are thinking that this is important enough to be discussed in Parliament or not. Communication, the key word in communication today is it flows in all directions, not just top down or bottom up, also sideways. So between people and between this thing, and if Sansad TV can reorient itself to be that kind of funnel through which all these conversations are distilled into sensible discourse, that would be a great thing, because nobody else is doing it. I repeat, not single channel, whether private for-profit channel or a public broadcaster, fully doing this. This is what we need. We don't want raucous, rabble-rousing conversation. We want sensible conversation, even though there is a lot of nonsense also going on in social media. We need to be able to filter that out and get the sense in this wider democratization of all media. जी कंचन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा इस बात को कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। आज दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। सपनता जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि जब हम बात लोकतंत्र की करते हैं भारत में, तो उसे संवैधानिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित नहीं माना जाता है, और यह माना जाता है कि यह हमारे जीवन का, हमारे समाज का एक प्राचीन काल से ही एक अंग रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, भारत जो आज की जो, अगर आप पूरे दुनिया को देखें, जो नेशन स्टेट्स हैं जी, वो 200 साल 300 साल पुराने हैं, 100 साल, कुछ तो 50 साल पुराने हैं। भारत जो है सिविलाइजेशनल नेशन स्टेट है। हमारी सिविलाइजेशन जो है वो मिलेनिया ओल्ड सिविलाइजेशन, और इतिहास में भारत स्वपन इतिहासकार है तो उनको पता होगा ज़्यादा, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है कि भारत
कभी भी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं था। जी धर्म के आधार पर भारत कभी नहीं चला, या कोई एक किताब, एक पुस्तक के आधार पर भारत नहीं चला। और यहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन हर समय रहा है। मुझे अगर आप 1 मिनट टाइम दे तो एक कहानी बताऊं कि जब हम लोग स्टेट्समैन में काम करते थे तो एक डिबेट हुआ करता था, स्टेट्समैन डिबेट। तो एक डिबेट जो था वो अयोध्या पर था। ये मैं 86-87 की बात कर रहा हूं, 88। और अटल जी वहां आए हुए थे, स्पीकर थे। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब सीता का अग्नि परीक्षा हुआ, किस आधार पर हुआ? अयोध्या के लोगों ने मांग की, उस आधार पर हुआ। जी। तो अटल जी ने एक वहां पर बात कही थी कि पति राम ने घोर अन्याय किया था, लेकिन राजा राम ने सही किया। तो जो उनका कहने का मतलब था, जो राजा था वो भी लोग क्या चाहते हैं इसी आधार पर चलता था। तो ये अगर हमारा इतिहास है, और प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जी हाँ, हम सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं। अमेरिका जो है दुनिया का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। लेकिन ये डेमोक्रेसी की जो आइडिया है, सब आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो सदियों पुराना यहाँ पर है, सदियों से चलते आ रहा है। और इस आइडिया को शायद कोई भी, किसी ने भी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो की होगी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा है। जी तो ये हम लोग इस भ्रम में ना रहें कि हमारे जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स थे वो जाते जाते हमें एक लिफाफा में डेमोक्रेसी भरकर देकर गए और हम उसी के आधार पर चल रहे हैं। ऐसा Absolutely, and I think what you're saying in the current context also, what we are witnessing worldwide is, while countries, democracy is being overtaken, the elected governments are being overthrown in countries. In India, democracy is only strengthened by the day. So we were good yesterday, and we are now getting towards the best by fulfilling the aspirations of who are at the center of democracy, and that's the people. I think when the Prime Minister mentioned India as the mother of democracies, what did he actually mean? Let us dissect it. What he didn't mean was that there were institutions. What he meant was that there were democratic impulses. And they are talking about democratic. What is the meaning, essence of democratic impulses which we see in India, which we don't find in many other civilizations? Firstly, then I think this is the most important point. In India, there was never ever any attempt to say this is the absolute truth and nothing else can happen. जी आप देखते हैं कि अब गांव-गांव में जाइए, हमारा दो महाभारत और रामायण, ये है बड़ा कथा, लेकिन सबसे बड़ा चर्चा होता है इसके ऊपर में। राम में वेदर आपने पति राम और राजा राम, एक तो छोटा, अच्छा बहुत सा चर्चा होता है कि लक्ष्मण मेघनाद को वध किया, सही किया कि नहीं किया। महाभारत में कर्ण के ऊपर कितना अश्वत्थामा। So every little thing, there is always a discourse, and there are always gray areas. So that is the essence. The culture is that कि भाई हम लोग सब चीज का ऊपर एक, there is never a certitude. There is, nobody has the final answer. And I think that's where our And that role is the essence of our democracy. Absolutely. I'll just add Sure. one line to it.
if you go back to the original handwritten constitution of India, and anybody can just check it on the net. It is an illustrated, every page is illustrated and every chapter has a main illustration. And I think the chapter on fundamental rights has Sri Ram as the illustration. जी Now, why have those were not random illustrations. Nandalal Bose did not sit in his studio in Santiniketan and think about today I must draw Ram or whatever. No, there was a lot of thinking went into it. How through the ages, through millennia, India indigenously developed the idea of rights, of responsibilities, citizenship, citizen rights and citizen responsibilities, and citizen participation in governance. And each of those illustrations, if you look at them, they reflect what Swapan calls the democratic impulse, which was always there through history in India. And what we have done subsequently, after 1950, is institutionalize them. That is the change which has taken place. So democracy which existed, the impulses have been codified. यही है फर्क. And this is the transition. And I think it's very important that people realize what is the essence of Indian democracy and why to understand Indian democracy, of course we should learn about the constitution, of course we should digest the constitution, but we have to go back to another history which is pre-constitution. Because to understand the constitution, you have to understand what happened before. And that's where our role as, Sunset Television comes into picture, Manoj, right? Because with our programs, what we are trying to do is a convergence of the past to the present. So we are not leaving the past, we are reconnecting the past and taking it to the future generation. बिल्कुल टीना, हम लोग जो हमारी एक परंपरा रही है लोकतंत्र की, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसका अपनी एक विरासत रही है. हम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने कहा, ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वप्नदास जी, नागरिकों के कर्तव्य की बात प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कही कि नागरिकों का जो कर्तव्य है, जो अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन कर्तव्यों की बात कभी ना कभी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है या उसकी चर्चा कम होती है. इस पहलू को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि नागरिकों के कर्तव्य का भी एक चर्चा समाज में होनी चाहिए. होना तो जरूर चाहिए, लेकिन आज ज्यादा की ज्यादा अधिकार के ऊपर चर्चा होता है. राइट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड राइट्स में भी एक एंटाइटलमेंट्स हो गया है कि ये राइट्स हैज बीन, ये हमारा लेना ही है, इसके बिना हम नहीं हो सकते. सो आई थिंक some of the distortions in India which have taken place, why India? All over the world. Some of the distortions in the democratic cultures which has taken place is the excessive reliance on entitlements. ये हमारा अधिकार है जी, और इसके ऊपर मेरा दायित्व कुछ नहीं है. So that balance somehow has to be. This is a huge project. अब गांधी जी देखिए, Gandhi ji also put forward a thing of people's obligations. आपको obligation है कि आप चरखा चलाइए. क्यों? उसका भी एक लॉजिक था उनके लिए. आपको obligation है स्वराज लेने के लिए आप खद्दर खादी पहने, हैंडस्पन. गांधी जी का भी बहुत सा था. He gave a small prescription. जी ये आपको करना चाहिए. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज्यादा एक है कि सिटीजन. आप ये स्वच्छ भारत का बात हुई. स्वच्छ भारत इज नॉट दैट द गवर्नमेंट विल कम एंड डू इट. दैट इज ओनली एक स्मॉल पार्ट ऑफ इट. उससे ज्यादा है कि हाउ डज पीपल्स कॉन्शियसनेस कम अबाउट, सो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिया जहां परिवेश. Certainly, and the change, the difference that we are aiming to make in the country. Gradually, people it should is a feel political. It is the responsibility of the political class. It is the responsibility of everybody to actually evolve your own sense of what constitutes your Absolutely. responsibility. I'll get in a perspective on public participation and how, their role as change makers
can be enhanced. But before that, let's listen in to what the Vice President said during the launch ceremony of Sunset Television. A single channel for the Parliament has become a reality after a careful consideration of the recommendations of the committee set up in November 2019. Much thought and preparation has gone into the merger of Lok Sabha Television and Rajya Sabha Television. The Lok Sabha TV has been functioning for 15 years and Rajya Sabha TV for 10 years, providing live coverage of the proceedings of the respective houses as well as other informative programs to the people. The new combined channel is expected to bring in synergy and economies of scale as well as provide a window to the vibrant democracy that India is. It is significant that the Sansad TV Parliament channel is being launched today to coincide with the International Day of Democracy. We are one of the oldest democracies. We are the most vibrant parliamentary democracy in the world. This event symbolically highlights the important linkages between media and democratic governance. It seeks to reinforce the vital connection between the parliamentary democracy and the creation of a aware, enlightened citizenry. जी, तो बिल्कुल आपने सुना उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने जिस तरह से बताया कि संसदीय लोकतंत्र जो है उसके जो अलग अलग पहलू रहे हैं उसके क्या मायने हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो अधिकार और कर्तव्य की बात होती है, जिसकी तरफ इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि संविधान में अगर अधिकारों की बात है तो आम नागरिकों के कर्तव्यों की बात भी कही गई है। मिस्टर जगन्नाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर बात जो होती है वो अधिकारों की होती है, कहीं ना कहीं कर्तव्यों की बात पीछे छूट जाती है। लेकिन देश का संविधान अधिकारों की बात कहता है आम नागरिकों के, तो कर्तव्यों की बात भी कही जाती है। इस चर्चा को, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, ये तो आज कुछ पहले बार तो नहीं कहे थे कि पीपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जानते हैं जब स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया लाल किले से, उन्होंने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसका मतलब क्या है कि अगर सब लोग अपना कंधा मिलाकर साथ में रथ को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। सिर्फ अधिकारों से देश नहीं बनता, किंतु ड्यूटी और धर्म से होता है। धर्म हम रॉन्गली सिर्फ रिलीजन या मजहब की बात करते हैं, लेकिन धर्म का मतलब ये होता है कि स्वधर्म होता है, राजधर्म होता है, युग धर्म होता है। माने जो ड्यूटी और जो जिस तरह से हमारा ड्यूटी उसको लिया जाता है वो हमारे कल्चर में है कि जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे तो देश या सोसाइटी आगे बढ़ नहीं सकता है। ये तो हमारे यही हर आदमी को अपना धर्म निभाना है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, वो भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अगर ये काम अगर प्राचीन काल से आज तक ऑर्डिनरी आदमी ने ये नहीं किया होगा तो ये भारतीय सिविलाइजेशन रहता ही नहीं। आप देखिए ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सा था? ग्रीक डेमोक्रेसी। आज ग्रीस है? नहीं है। इजिप्ट था, इजिप्ट सिविलाइजेशन है? नहीं है। साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन है? आज नहीं है। और सिर्फ चाइनीज सिविलाइजेशन बाकी है प्राचीन सिविलाइजेशन से, लेकिन वो तो ऑटोक्रेटिक है। अभी बाकी बचा डेमोक्रेटिक इंडिया, भारत। इसलिए कि डेमोक्रेसी हमारे रग में, हमारे खून में है और हमने उसे अभी तक निभाया है ये कर्तव्य को। ऑर्डिनरी पीपल ने बहुत कुछ अपना काम, जो सब कुछ स्टेट पर नहीं चलते। जब अर्थशास्त्र में भी लिखा है स्टेट का काम सब कुछ नहीं है, ये आपका भी काम है। इसलिए अभी प्रधानमंत्री राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 2014 से वही करते आए हैं। लाइक यूपीए सरकार में क्या हो रहा था कि एंटाइटलमेंट इकोनॉमी किया, मैं सबको हम फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। लेकिन
ये रिसेंट ये जो एनडीए गवर्नमेंट में जो है उन्होंने एंटाइटलमेंट से एम्पावरमेंट किया। देखो सरकार इतना करेगी लेकिन बाकी आपको करना पड़ेगा। And that जैसे sense कि of उज्ज्वला empowerment, स्कीम, I think that पहले sense of कनेक्शन empowerment has come because people feel part of the system. People feel part of this journey of transformation that we are on. Mr. Gupta, how have we evolved from thinking कि ये सरकार का काम है या हम democracy है नहीं हो पाएगा to now proudly saying it with confidence that we are a democracy and we will be able to do it? How has this emergence been? For historical reasons, we saw government as Mai Baap Sarkar. There were quotas, there were licenses, there were permits. For everything you had to look up to government, and therefore government came to be perceived as your mother and your father. That perception lingered on and on and on, and as Jagi just now mentioned, that the UPA government was all about entitlements and not about empowerment. So this shift which has happened in the last 7 years is from entitlement to empowerment. That the government empowers you, and after that it is for you to sort of climb the ladder and improve your life and as well as your world. But unfortunately, and this is where I think Sansad TV can play a major role, a sizable section of the people who are so steeped in the culture of entitlement, they now feel that existing fundamental rights, democratic rights, plus their entitlement to do whatever they wish to do, has taken them on a dangerous course of disruptive politics, of insurrectionist politics, and politics which by nature, I mean that particular kind of politics is anarchy. So anarchy, dissent is a very nice word. But when dissent becomes anarchy, it cannot be in anybody's interest. And since I mean it's ironical that they keep on talking about Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar had some very fine cautionary advice for independent India, that the kind of disruptive politics which we did during the freedom movement was fine, but now that we are free, we have to think through every action of ours, and if we don't do that, so he used the term grammar of anarchy. And a lot of the disruption, the insurrection, the needless violence which we see as quote unquote agitations or dissent or protest, and therefore a democratic right, is nothing but a grammar of anarchy taking form and shape. And that is something which I think Sansad TV should very robustly confront and inform people that it is definitely not in the nation's interest, and therefore it is not in their own individual interest to either participate in this kind of disruptive politics, quote unquote agitations, or to give it some kind of sanction. The Prime Minister is right when he talks of people's participation. No country, no nation, nowhere in the world has ever become big without people's participation, without popular participation. But popular participation
has to be creative. It has to be positive. It has to be contributory. Not everybody can match the government's effort, but whatever you can do on your own, you should do. And that is where Sansad TV can become the bridging link between Parliament of India and the people of India. और ये मनोज बहुत बड़ा एक चैलेंज इसलिए होगा क्योंकि जिस तरह से पैनलिस्ट बता रहे हैं कि एक एनार्की का सिस्टम बन गया है, एक डिसरप्शन जो है दैट हैज बिकम द नॉर्म ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, और ये एक तरह से डिस्कनेक्ट पैदा कर रहा है क्योंकि लोग थोड़ा अब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को देखने में डिसइंटरेस्टेड है बिकॉज इट इज डेंटिंग द इमेज, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग चैलेंज. जी, I think, you know, it's more. One of the features I found in Parliament is that sometimes in the last few years, the quality of a parliamentarian has been assessed on the strength of his or her ability to disrupt rather than his or her ability to intervene. And I think that's a very unfortunate trend. And I think that is something. But more than anything else, I think what the main function of Sansad TV must be is to really inform. You know, if you are able to provide accurate information in an interesting sort of way, that itself, you don't have to spoon feed people into thinking what they have to think. They think in the way, but you need to give them the accurate, correct information and in an interesting way. I think sometimes official channels used to suffer from being very boring. They lacked imagination. And I think that's where some of the more chatpata channels have taken over because they're interesting. I'm hopeful that's not going to be the case with So us. that's what I'm Yes. saying. That everything has to be packaged in a very interesting way. You know, people have to be made to watch. People's time. You know, people have choices. Oh, remote jo hai na, And it's right in your hand. it's right in your hand. You have that option to not see. But you have to therefore make them see. But you know, Shopon, I will just a minor this thing point over here. Information by itself can be very interesting, especially information that impacts people's lives. Now, Swapan is a parliamentarian. How many people actually get to know the work done by individual ministries or not done by individual ministries, which have to be mentioned in answers to parliament questions? Now, there was a time, Swapan will also remember it, when newspapers would dutifully carry the more interesting, I mean, not all the parliament questions, but the more interesting ones, which actually have meaningful data or information for people. Nobody does it anymore. And even while not doing it, there are news outlets or platforms, papers, channels, online platforms. Oh, the Jal Shakti Ministry, I'm just giving an example. The Jal Shakti Ministry has done nothing. Or this ministry has done nothing. And there right in front of you is hard data. So can Sansad TV, at least when Parliament is in session, you may be busy doing something else, but between sessions, I think you should take up these Parliament questions and look at them very closely, scrutinize them, and again inform the people that look, this is what the Home Ministry says, that this is what they have done on this particular issue, whether it is border or border fence or something. बिल्कुल कंचन, हम लोग दिखाएंगे उन सब चीजों को बेहतर संसाधनों के साथ, बेहतर प्रस्तुति करेंगे. प्रश्नकाल जिस तरह से संसद का चलता है, उसमें बहुत मंत्रालयों के सवाल आते हैं, उनके उत्तर आते हैं, सरकार अपना पक्ष रखती है, वो दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, जनता तक देश की पहुंचाएंगे, और यही संसद टीवी का मुख्य ध्येय भी है. लेकिन संसद टीवी का शुभारंभ मौके पर
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए ये एक अहम पड़ाव है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। वर्ष 2006 में लोकसभा तथा वर्ष 2011 में राज्यसभा टीवी के रूप में 2 अलग अलग चैनल के रूप में इसकी शुरुआत हुई। चैनल अपना काम प्रभावी ढंग से करे, उसी उद्देश्य से आज दोनों चैनलों को एकीकृत कर संसद टीवी का स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। यह भी एक सुखद संयोग है कि आज से 62 वर्ष पूर्व आज के दिन ही 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की भी शुरुआत हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने नए रूप में संसद टीवी संसद और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगी। दोनों चैनलों के विलय से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा तथा हम उत्कृष्ट कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कर पाएंगे। A lot of responsibility on Sansad Television to give meaningful content to people, and as we have been discussing, there will be several challenges as well. Mr. Jagannathan, let me come to you for one final comment on, what are going to be the challenges, because we have spoken about how in this age of digital media, where people have information on their fingertips, it is very, very important that we provide them, one, with credible information in a very, very interesting and appealing way. And second, the challenge of disseminating fake news, because while digital media is a boon for us, there is also this challenge to disseminate one kind of narrative which is pushed towards the public. Yeah, absolutely. I think that's really the challenge here. I think the problem today is there is an information overload, which means that people do not know what sources to trust and what to. So they fall prey easily to somebody who has morphed a picture and sent a narrative around through WhatsApp, and before you know, 500,000 people have forwarded back and forth, and wrong news and fake news has gone around. However, there are two things here. It is not just about fake news. It's easy for technology to detect, let's say, a morphed picture or something like that. What is far more difficult is to separate a fake narrative from a genuine narrative, because fake narratives are based on facts, but facts which are misinterpreted. I think Rajya Sabha TV and Lok Sabha TV, which are now Sansad TV, may not really go around chasing every fake news, because there are millions of them every day. If you try tracking them, you will never be able. What you need to do is track fake narratives, and since you in your discussions can track those narratives and correct them. Like, for example, you can say, oh, farmer suicides are going up. In a large number where 45% of people are farmers, the proportion of suicides might be larger elsewhere. In fact, it is not the farmers who are the largest number of suicide. It's just that the largest number are farmers. Therefore, there is a high absolute number. So these simple things like fake narratives need to be corrected. I think I would rather that you don't go so much on fake news, because there are literally millions of them. Only things that are important as far as governance is concerned, you might need to do that. But fake narratives, if you can correct through rational discussions, good data, good graphics, then it will not only become interesting, so it becomes news in itself when you corrected a fake narrative. I think that's the way to go. We're hopeful that we'll be able to shoulder the responsibilities well, meeting these challenges. We will have our own mobile app for faster emanation of content that we want our viewers to see. It'll also be available on television. There will be a dedicated website along with all kinds of social media platform presence. So we're hopeful that the support and the love that we have received from all our viewers while at erstwhile Rajya Sabha TV and Lok Sabha TV, the same support, in fact, more and more love and support is needed as we embark on this new journey on Sansad TV. It's been an absolute pleasure to have with us on the program the distinguished panelists who have shared with us their perspective, their expectations from Sansad Television, and we assure that we will be able to meet these expectations. Also, let me tell our viewers that months of hard work has gone into now what has come as Sansad Television. So all of us have been working really, really hard for months to launch the credible content, the meaningful information that is expected of us.
तो इस तरह के जो शुभारंभ इस बड़े मौके पर जब आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद टीवी के सीईओ और पूरी टीम को बधाई दी, तो एक बार वो संदेश आपको सुनवाना चाहते हैं। मैं भाई रवि कपूर को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये उनका कार्यक्षेत्र नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में ही उन्होंने जिस प्रकार से दुनिया भर के लोगों से कंसल्ट किया, उनसे मार्गदर्शन लिया, आइडियाज लिए, और जिस प्रकार से उन्होंने रचना की, एक बार मुझे जब वो बताने आए थे, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। मैं रवि को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ उत्साह से भरी हुई तस्वीरें। संसद टीवी के शुभारंभ के मौके पर गजब का उत्साह ये तस्वीरें दिखा रही हैं। कई महीनों की मेहनत जब सफल होती है तो कुछ ऐसा ही जोश सामने आता है। ये तस्वीरें संसद टीवी के न्यूज रूम की हैं। जैसे ही संसद टीवी का शुभारंभ हुआ तो माहौल कुछ ऐसा था। With that, we'll slip into a very short break here. I once again thank all my guests for joining us on the program and sharing their thoughts with us on the program. A very short break, but in the meanwhile, wishes continue to pour in for Sunset Television. Let's play out some of them for you. Thank you for your time. संसद टीवी की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। समसामयिक विषयों पर बहस, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और हमारे जीवन मूल्य और परंपराओं से संबंधित विषयों पर तथ्यात्मक जानकारियां भी जनता को मिलेगी। मैं फिर संसद टीवी की पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आझादी का अमृत महोत्सव या वर्सा लोकसभा टीव्ही आणि राज्यसभा टीव्ही ह्यो दोन्ही मर्ज जावन संसद टीव्ही हातूंतल्यान नवीन चॅनल सुरू जाता। हांव गोंयच्या लोकांच्या वतीन संसद टीव्हीक खूब खूब शुभेच्छा दिता। संसद टीव्ही हाच्या मार्फत पुराय लोकसभा आणि राज्यसभा हातूंतले विविध न्यूज लोकां पर्यंत पावतले आनी परत एकदा लोकशाय घटमूट करपा खातीर तशेंच विविध बिल्स आसतले किंवा लोकसभेंतलो बिझनेस, राज्यसभेंतलो बिझनेस लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर संसद टीव्ही सातत्यान काम करतले। हांव परत एकदा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन संसद टीव्हीक खूब खूब शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं। Rajya Sabha TV will become Sansad TV HD with effect from 15 September, 6 p.m. onwards. Sansad TV HD will be available on the following satellite parameters. Satellite GSAT 10, C05 83 degree east. Downlink frequency 3885 MHz. Polarization vertical FEC 3x4. Symbol rate 30 MSPS. Service Sansad TV HD.
सृष्टि के आरंभ से सभ्यता के विकास तक, वेदों की रचना से शून्य की खोज तक, गणितीय, खगोलीय और ज्योतिषीय गणनाओं से गीत, संगीत और साहित्य की विधाओं तक। क्या है भारत की गौरवशाली गाथा? देखिए इतिहास, प्रख्यात अर्थशास्त्री और लेखक डॉक्टर विवेक देब्रॉय के साथ सिर्फ संसद टीवी पर। The most pressing global issues. I refuse to open another decade of warfare in Afghanistan. From the COVID health crisis to economy. We will not just arrest environmental degradation, but reverse it. From climate change to international security. How our country is solving the most critical problems of today. How is the world moving towards a sustainable future? Get the world perspective on Sansad TV. Watch the global debate.